एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ऐसे ही अपनी पढ़ाई जो है उसमें कंटिन्यूटी रखिए, उसे छोड़िएगा नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो आप बिल्कुल कंटिन्यूटी में नहीं चल पाएंगे। आप अच्छे से पढ़िए, अपना सारा सिलेबस कवर करिए, जितने से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करें। कहीं नहीं मिल रहे हैं तो आप बुक्स ले लीजिए, जैसे ल्यूशन की है, अरिहंत की बुक है, या आप उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF से MCQs लगाएं, मॉक टेस्ट देते रहिए, उससे आपकी जो रिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होती रहेगी। ठीक है, और घर से बाहर मत निकलिएगा, घर पे रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। सो लेट्स स्टार्ट हमारा टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है आज वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है इसको, सिपाही म्यूटिनी भी बोला जाता है, या रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोला जाता है। ये हिस्ट्री एक लैंडमार्क है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट वॉर है। ठीक है, और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे। मेन कॉजेज़ क्या थे? पॉलिटिकल कॉजेज़ था, इकोनॉमिक कॉजेज़ था, सोशल, रिलीजियस, मिलिट्री कॉजेज़, बहुत सारे कॉजेज़ थे जिस वजह से कि रिवॉल्ट हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेज़। मिलिट्री कॉजेज़ यानी कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था इंडियन सोल्जर्स के साथ। रिलीजियस कॉजेज़ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो नए नए रिफॉर्म्स ला रहे थे, यानी कि सती सिस्टम को एबॉलिश करे थे। अब सती सिस्टम तो आपको पता होगा क्या होता है कि जो हस्बैंड मर जाता है तो उसी के साथ वाइफ को भी जला दिया जाता है उसी के फाइनल में। तो सती सिस्टम को भी एबॉलिश किया गया था बाय राजा राम मोहन राय अंडर विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने लाया। और ये जो सब चीज़ें थी, ये जितनी भी नए नए रिफॉर्म्स ला रहे थे ब्रिटिशर्स, ये सब जो चीज़ें थी अफेक्ट कर रही थी लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, क्योंकि लोग जो थे वो सोच रहे थे कि ये हमारी सारी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं इनको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस क्या थे कि हैवी टैक्सेशन था, इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा टैरिफ लगाए जाते थे, विलेज इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर ऑफ लैप्स भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, इसको मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल काजेज़ क्या था कि नाना साहेब जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था पैसा देना, क्योंकि उन्होंने एक सन अडॉप्ट किया था, पेशवा बाजीराव सेकंड। अवध को एनेक्स कर दिया गया था 1856 में। क्यों? क्योंकि वो माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। वैसे ही सतारा, झांसी, नागपुर, संभालपुर सबको एनेक्स कर दिया था ओइंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्टर नहीं, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। अब मैं आपको थोड़ा पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बताऊंगी कि जो हमारे जो मतलब जिस हिसाब से जो मेन कॉज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, क्या हुआ था कि लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेके 1856 तक जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने लाया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो कौन से गवर्नर जनरल ने लाया था? तो वो लाया था ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। इन्होंने ये पॉलिसी लाई। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी इंडियन रूलर अगर मर जाता है, ठीक है, और उसका कोई मेल हायर नहीं है, ठीक है, उसका कोई बच्चा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका किंगडम जो है वो पूरा लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो कंपनी की टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। तो उसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सेम ऐसा ही हुआ कि नाना साहेब ने जब अपना मतलब उनका कोई बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, तो जब उन्होंने किसी सन को अडॉप्ट किया, उनका जो मतलब फिर उसके बाद उनकी जितनी भी टेरिटरी थी वो एनेक्स हो गई। उसके बाद सतारा, झांसी, नागपुर, संभालपुर ये सारी भी एनेक्स हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी उस पर लगी थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया है ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया लॉर्ड डलहौजी ने, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, अब इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इस 1857 रिवॉल्ट में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कौन सा कॉज? इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में क्या था कि
जो राइफ़ल को साफ़ करने के लिए जो ग्रीस ऑयल यूज़ किया जाता था, तो वो किससे बना होता था? वो बीफ या पॉर्क के जो वो होता है, मतलब उनमें से जो ऑयल निकलता है, ठीक है, उसके फैट से बना होता था। किसके? बीफ और पॉर्क के फैट से ये बना होता था। तो अब ये क्या करता था? लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ठीक है, पॉर्क और बीफ, तो बीफ क्या माता मानते थे हिंदू, ठीक है, गाय को, तो इनके जब फैट से बना होता था तो ये लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता था। इसीलिए इमीडिएट कॉज क्या हो गया था हमारा, कि जो ग्रीस बनाते थे कार्ट्रिजेस को साफ़ करने के लिए, वो किसके फैट से बना होता था? वो बीफ और पॉर्क के फैट से बना होता था। अब बिगनिंग हुई थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बिगनिंग कैसे हुई थी? 29 मार्च 1857 में इंडियन सिपाही 38 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे ने क्या किया? 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया था, ठीक है। कब मारा था? 29 मार्च 1857 को मार दिया था। ह्यूगसन बॉग को मार दिया गया था। कहाँ पे? बैरकपुर में, ओके। ऑन ए प्रदेश नहीं है, ये परेड था, सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये परेड है, ऑन परेड। द म्यूटिनी हैज स्टार्टेड ऑन 10th मई। 10th मई को ये म्यूटिनी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। द ओकेजन वॉज द पनिशमेंट ऑफ सम सिपॉयज़, ये सिपॉयज़ है, ये बॉयज़ नहीं है, सॉरी थोड़ा और मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, तो मैं लिख लेती हूँ, ये सिपॉयज़ नहीं, यहाँ पे सिपॉय है, ठीक है। फॉर द रिफ्यूज़ल, यानी कि वहाँ पे लोगों को पनिश किया जा रहा था। जो म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी, उन लोगों को, उन सिपाही को पनिश किया गया रहा था जो रिफ्यूज़ कर रहे थे कि हम इस कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसी के बाद इन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसको बोला गया था मारो फिरंगी को, ये एक नारा था। दिब्रोक, उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन का मर्डर किया। फिर उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में जाते जाते, आउटब्रेक जब वॉर हुआ था, दिल्ली में जाते जाते उन्होंने क्या किया? बहादुर शाह जफ़र सेकंड जो थे उनको अपना जो है राजा बना दिया कि वो क्या है? शहंशाह हिंदुस्तानी है, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। और उस टाइम पे उन्होंने स्लोगन क्या दिया था? चलो दिल्ली। 1 मंथ के अंदर अंदर दिल्ली के साथ साथ ये सारा जो रिवॉल्ट था पूरे नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में भी फैल गया। साउथ वाली साइड में और पंजाब बंगाल थोड़े थोड़े मार्जिनली अफेक्ट हुए थे, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी। मई 10 से 20 तक दिल्ली, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश तक ये रिवॉल्ट जो था फैला था। जून 3 में 1857 ग्वालियर, भरतपुर, झांसी और लखनऊ तक। सितंबर 20, 1857 में ब्रिटिश ने रिकैप्चर किया था दिल्ली को, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी है मैंने, जैसे कि दिल्ली में वॉर शुरू हुआ था जब ये 1857 में 11 मई 1857 बहादुर शाह जफ़र जो थे वो नॉमिनल हेड थे, जनरल बख्त खान जो थे वो रियल हेड थे। और इस टाइम पे ब्रिटिशर सप्रेसर कौन थे दिल्ली के? जॉन निकोलस। कानपुर में 4 जून 1857 नाना साहेब थे जो लॉयल कमांडर, जो इनके थे वो कौन थे? तात्या तोपे। और इस टाइम पे इनके कानपुर के कौन थे ब्रिटिश सप्रेसर? कॉलिन कैम्पबेल। लखनऊ में 4 जून 1857 बेगम हज़रत महल और बेगम ऑफ अवध भी बोला जाता है इनको। और इस टाइम पे जो ब्रिटिश सप्रेसर थे वो थे कॉलिन कैम्पबेल। झांसी में 4 जून 1857। आपको मेन चीज़ याद रखनी है, ये सारी डेट्स आपको लर्न करनी है। ये जितने भी डेट्स हैं और इनके जो ब्रिटिश सप्रेसर के नाम हैं ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि झांसी में जब रिवॉल्ट शुरू हुआ था या वहाँ तक, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश सप्रेसर थे वो कौन थे, या लखनऊ में जब वॉर हुआ था तो उस टाइम पे कौन थे, ठीक है। वॉर नहीं, रिवॉल्ट, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें, आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इसको लर्न करना है। वैसे ही सेम इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली खान ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे? कर्नल नाइल,
ठीक है। 5 जून 1857 जगदीशपुर बिहार में है। 1857 में आता है कुंवर सेन और अनार सेन। ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे इसमें? विलियम टेलर, विंसेंट एयर। बरेली में कौन थे 1857 में? खान बहादुर खान। ठीक है, इनको निज़ाम भी बोला जाता है। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे बहादुर शाह जो थे वो डिपोर्ट कर दिए गए थे रंगून में। रिवॉल्ट के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया था, उनको अरेस्ट कर दिया गया था और उनको रंगून में जेल में भेज दिया गया था, जहाँ पे वो 7 नवंबर, ये डेट आपको लर्न करनी है कि वो कब मरे थे। 7 नवंबर 1862 में वो वहीं पे मर गए थे। उसके बाद नाना साहेब जो थे वो नेपाल की तरफ एस्केप कर गए थे, नेपाल की तरफ चले गए थे। बेगम हज़रत महल भी चले गए थे। ये ट्यून नहीं है यहाँ पे, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, बेगम हज़रत महल भी चले गए थे। झांसी की रानी वार करते के दौरान ही मर गई थी और उसको मारा किसने था, ये इम्पोर्टेंट है। उसको मारा था हकरोस ने। उसको किसने मारा था? हकरोस ने मारा था, तो आपको ये भी याद रखना है। तात्या तोपे जो थे वो सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए थे। जनरल निकोलस ने कैप्चर कर लिया था दिल्ली को। कॉर्नेल कैंपबेल ने कैप्चर कर दिया था कानपुर और लखनऊ को। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं जिसने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, जैसे वी.डी. सावरकर ने कहा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। आर.सी. आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ये एक कोट में दी जाएगी, तो आपको बोलना है कि ये जो लाइन है ये किसने कही है, तो ये वी.डी. सावरकर ने बोला है। आर.सी. मजूमदार ने बोला है नाइदर फर्स्ट नॉर द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बोला है इंडियन नेशनल कैरेक्टर हैज़ सैंक वेरी लो। ठीक है, ये अलग अलग व्यूज़ दिए हैं अलग अलग थिंकर्स ने। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स भी हैं, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट किसने लिखी है, कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 किसने लिखी है। अगर आपको ये सब बुक्स के नाम भी चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक अलग सा PDF छोटा सा बना के इस पर एक और छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप सब मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी में से आए हैं और ये JK में पूछे गए हैं क्वेश्चन। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट एट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट। मंगल पांडे ने फर्स्ट शॉट रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहाँ से शुरू किया था, ये इसके ऑप्शंस हैं। नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इन सब में से ये माना नहीं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये नाना साहेब हैं। ठीक है, इन सब में से कौन सा ऐसा है जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से एसोसिएट नहीं है, उसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल वाइसराय इंडिया का कौन था, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 लखनऊ में किसने शुरुआत की थी, ये आपको बताना है। इसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैंने दिए हैं। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है उसको किसने लिखा है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इम्पॉर्टेंट बुक्स भी हैं 1857 के रिलेटेड, बहुत सारे ऑथर्स ने लिखी हुई हैं। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इन सब 5 के 5 क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी इनके सही आंसर्स क्या हैं। सो होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके ही कमेंट से मुझे पता चलता है कि मैंने कैसा पढ़ाया है या मेरा वीडियो कैसा बना है। सो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर ना निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। जितने आप पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा हर एक चीज़ को। अब आपके पास बहुत सारा टाइम भी है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, अच्छे से पढ़िए। ओके देन, मिलते हैं बाद में। बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।